हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो चलिए इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस घटना चक्र के हिसाब से यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वो थे ग्रीस देश के रहने वाले। किस देश के रहने वाले थे? मेगस्थनीज ग्रीस देश के। देखिए डायरेक्टली नहीं पूछा कि मेगस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि इनके जो ग्रंथ है इंडिका, यानी कि मेगस्थनीज ने इंडिका ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, चलिए डिटेलिंग देखते हैं इसकी। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। तो ये भी पूछा था, मेगस्थनीज जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत आए थे। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मेगस्थनीज से, बस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जो ये मुद्रा राक्षस लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगर आपको पुरानी पुस्तकें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो एग्जाम में आती हैं तो वो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एक मैंने बुक बना रखा है, बुक का मतलब वीडियो बना रखा है, छोटा सा ही है, और उसमें 15-20 बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली, आप उन्हें पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ओके। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एक नाटक है। तो कभी कभी पूछता है क्या है, एक नाटक है जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसे हिंदी में अनुवादित करने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो देखिए चंद्रगुप्त को क्या वृषल और कुलहीन कहा गया, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। तो धुंडीराज एक पर्सन का नाम था, तो उसने क्या किया था, मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी थी। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो यह 13वां है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। एक है उत्तरी केंद्र, दूसरा है दक्षिणी केंद्र। जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी थी तोसली और जो दक्षिणी केंद्र था उसकी राजधानी थी जौगढ़। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब आक्रमण किया था तो उसके दौरान उनकी राजधानी कौन सी थी? तो ये तोसली थी। ठीक, तोसाली भी लिखा रहता है कहीं पर, तो यही थी इसकी राजधानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? इसमें कौन सा था जो अशोक का टोटल साम्राज्य था ना उसमें शामिल नहीं था? तो ये था आपका कामरूप। क्या था? कामरूप। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं डिटेल में। उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति यानी हरिश्चेड़ द्वारा रचित में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों यानी कि देविका और समतट के साथ वर्णित है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया था? तो वो शिलालेख था आपका शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सबसे पहले डिटेलिंग करते हैं इसकी। पहले अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं यानी शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब अन्य जो लिखे गए हैं उनसे अलग ये लिखे गए हैं। इनकी भाषा कौन सी है? इन अभिलेखों की जो भाषा है, ठीक है, वो लेख हैं
भाषा नहीं मतलब उसको लेख कहेंगे, यानी कि जो लिखावट होती है, शाहबाजगढ़ी और मान सेहरा, इनके जो अभिलेख लिखे गए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? खरोष्टी। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। जो ईरानी अरामेइक के से उत्पन्न हुई थी, किससे? ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजीगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है इस समय? पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद करना है इसमें पता है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। बस यहाँ से आप सबसे पहले इसको ही लर्न कीजिएगा, ठीक है? ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वो 13वां वाला है, ठीक है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां जो शिलालेख है सबसे बड़ा है। इसमें अशोक की कलिंग विजय और राज्य इसके 8 वर्ष बाद का उल्लेख किया गया है, तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। धम्म विजय को इससे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। क्या है? स्तंभ, ठीक है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है। किसको? स्तंभों को, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ठीक है। ये जो कि सारनाथ में बना हुआ है। सारनाथ अपना वाराणसी में स्थित है, ठीक है। चलिए, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश एक स्तंभ पर था। तो वो कहाँ? सारनाथ पर है, ठीक। कहाँ पर? सारनाथ पर। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। तो किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। डिटेलिंग देखते हैं इसकी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि पर जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था या उत्पादन का 1/6 भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, देव नाम प्रिय नाम से किसे दिया गया है? देव नाम जो प्रिय है नाम है उसे किसे दिया गया था? किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो इस यूनिक नेम है, मतलब ये दिया गया था अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके डिटेलिंग देखते हैं। देवनाम प्रिय, मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पियदस्सी भी कहा जाता था। क्या? पियदस्सी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। देखा आपने, हमने मौर्य साम्राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमसे सभी डिस्कस कर लिए हैं। और इतने ही क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो घटना चक्र के हिसाब से UPSSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको सबसे पहले आप क्या करिए, 1-2 बार रिवाइज करके पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।